हेलो बच्चों, आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 का दूसरा एक्सरसाइज 3.2। बच्चों 3.1 में चैप्टर 3 के सारे कॉन्सेप्ट को मैंने दिया था, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हम लोग देखे थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन देता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें कितने लाइंस देंगे बच्चों? 2 लाइंस। वेरी गुड बच्चों, ये 2 लाइंस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो या तो ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, या तो ये लाइंस पैरेलल होंगे, या फिर ये लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे। जब ये 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये लाइंस या तो इंटरसेक्ट करेंगे, या तो पैरेलल होंगे, या फिर कोइंसिडेंट होंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर ही होंगे। बच्चों ये तो हम लोग पहले बात कर चुके थे और ये भी बात किए थे कि इन तीनों में से कोई एक ही कंडीशन हमें देखने को मिलेगा। बच्चों ये हमें पता कैसे चलेगा कि कब लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कब लाइंस पैरेलल है, कब लाइंस कोइंसिडेंट है? जब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, तो हमें कैसे ये पता चलेगा कि ये लाइंस कब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कब पैरेलल है और कब कोइंसिडेंट है? बच्चों अगर x और y और कांस्टेंट टर्म के रेशियो को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर पैरेलल्स है, या फिर कोइंसिडेंट है। बच्चों if a1 by a2 does not equal हो b1 by b2 का, तो इसका मतलब है कि जब a1 by a2 का रेशियो b1 by b2 के रेशियो के इक्वल ना हो तो आप समझेंगे बच्चों कि इन दोनों लाइंस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और आपको पता है बच्चों कि जब ये लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ही पॉइंट हमें मिलता है, और जब एक ही पॉइंट होगा तो इसके एक ही सॉल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली 1, और एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो वी विल गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। और ये हमें पता कैसे चलेगा कि जब इन दोनों के रेशियोज डज नॉट इक्वल होंगे, a1 by a2 डज नॉट इक्वल b1 by b2 का होगा, तो हमें ये पता चलेगा कि लाइंस क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से बच्चों ये लाइन कोइंसिडेंट है, ये कैसे पता चलेगा? जब ये रेशियो का आप कंपेयर करेंगे, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, अगर ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में आप ये समझेंगे कि ये लाइंस इन कोइंसिडेंट है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। If ratios are equal, it means both lines are on a same line. It means both are coincident. जब दो इनके सारे रेशियोज इक्वल हो जाएं तो हमें ये समझना है कि ये दोनों लाइन एक ही लाइन पर हैं, और इस कंडीशन में हर एक पॉइंट इसके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। तो इस कंडीशन में जब दोनों लाइन एक ही दूसरे के ऊपर होंगे तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी हर एक पॉइंट उसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक उसी प्रकार से बच्चों ये पैरेलल का कंडीशन क्या होगा? इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो तो ये लाइंस आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। बच्चों आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस कभी भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। इफ 2 lines are parallel, it means there is no solution, it has no solution. जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। बच्चों इसी को एक टेबल में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लाइंस हमारे पास है, और इनके रेशियोज को कंपेयर किया है कि a1 by a2 डज नॉट इक्वल b1 by b2 हो तो ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे और इनके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे।
उसी तरह से अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल होंगे तो ये कोइंसिडेंट होंगे और इनके जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक उसी तरह से अगर ये रेशियो a1 by a2 इक्वल b1 by b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो तो ये लाइंस पैरेलल होंगे, और जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हमें किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे इट हैज नो सॉल्यूशन। बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं या फिर इनकंसिस्टेंट? बच्चों, ये किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होते हैं और किस कंडीशन में कंसिस्टेंट होते हैं? बच्चों, जब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन हमें मिले, तो ये सॉल्यूशन कब मिलते हैं बच्चों? जब लाइंस इंटरसेक्ट करें या फिर ये कोइंसिडेंट हो। जब ये कोइंसिडेंट हो या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हो तो यहां पर एक सॉल्यूशन और यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो हमें मिल रहे हैं। इस कंडीशन में इनके जो इक्वेशंस होंगे, इनके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगे कंसिस्टेंट। और सिर्फ एक केस जिसमें हमें किसी तरह का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इस कंडीशन में इनके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे। बच्चों, बात समझ में आ रही होगी आपको? इनकंसिस्टेंट का मतलब कि वे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके कोई भी सॉल्यूशन ना हो, और कंसिस्टेंट का मतलब वे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके कम से कम एक सॉल्यूशन हो। बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखेंगे और आइए हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता है फ्रॉम, बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उनके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफिकली इनके सॉल्यूशंस को क्या कीजिए? फाइंड कीजिए। ये हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, एक बार और करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। If the number of girls is 4 more than number of boys, नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 अधिक हैं। Find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करने हैं जो क्विज में पार्टिसिपेट किए। तो बच्चों, इसके लिए हम लोग लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज be x and the number of girls be y। According to the question we get boys और girls ये दोनों मिलके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 10। दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कितने थे बच्चों? 10। तो दैट इज योर फर्स्ट linear equation। Again according to the question, कहता है the number of girls is 4 more than number of boys। जो number of girls है, number of girls क्या थे बच्चों? y। वो boys से number of 4 क्या थे? अधिक है। तो हम बॉयज के स्टूडेंट में 4 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स के वो इक्वल आ जाएंगे। तो दैट इज योर सेकेंड लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों, ये 2 लीनियर इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इनके सॉल्यूशंस को हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए, ग्राफिकली इसको सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट हमें कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए, और वो 2 सॉल्यूशंस ऐसे होने चाहिए कि x और y में हम पुट करें तो ये RHS के इक्वल हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। किसी एक वेरिएबल को आप RHS में लेकर जाइए, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस हम क्या लिखेंगे? y। अब y का वैल्यू पुट करके x के वैल्यू को आप फाइंड आउट कीजिए। चलिए, अगर हम y का वैल्यू 6 पुट करते हैं तो हमें x का वैल्यू 10 माइनस 6 मिलेगा क्या? 4। अगर हम 5 पुट करते हैं तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 5। फ्रॉम इक्वेशन 2,
इक्वेशन 2 क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब एक वेरिएबल ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो हम x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू मिलेगा। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। तो वी विल पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 4 वी विल गेट 5। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 2, अगर हम x की जगह पे 2 पुट करें तो 2 प्लस 4 वी विल गेट 6। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 6। अब इन दोनों की मदद से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो हम लोग ग्राफ में इसको ड्रॉ करते हैं बच्चों। प्लस में है तो हमें सिर्फ प्लस लेकर चलना है। 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम नंबर 6 है तो 6 तक जाएंगे। x ऑरिजिन और ये y। 1 2 3 4 5 6। बच्चों यहाँ पे मैंने एट रैंडम लिया है, बट आपको एट रैंडम नहीं लेना है। आप ये यूनिट डिस्टेंस जो सबका होगा वो इक्वल होना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो आप ग्राफ पर इसको ड्रॉ करेंगे, एट रैंडम आप ऐसा नहीं करेंगे। तो x का वैल्यू हम 4 लेंगे और तो ये जाएगा y का वैल्यू 6 तक। ठीक है, x का वैल्यू हम 5 लेंगे तो ये जाएगा y के वैल्यू 5 तक। यहां से एक लाइन हमें मिलेगा बच्चों, और इस लाइन का जो लीनियर इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। चलिए दूसरे लाइन के लिए हम लोग चलते हैं। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5, यहां एक पॉइंट मिलेगा। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6, तो यहां एक पॉइंट मिलेगा। अब इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो इसका है नेम y इज इक्वल टू x प्लस 4। बच्चों आप देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहां से भी इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से हम 2 परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे टू द x एक्सिस एंड टू द y एक्सिस। बच्चों x एक्सिस पर जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 3, और y एक्सिस पे जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 7। तो x क्या था? नंबर ऑफ बॉयज। तो यू कैन राइट हेंस द नंबर ऑफ बॉयज इज 3 एंड y क्या था बच्चों? नंबर ऑफ गर्ल्स। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। अब आप चेक कर सकते हैं अपने सॉल्यूशंस को ये सही है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो दोनों का सम कितने होने चाहिए? 10। पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या था कि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा थी। तो ये 7 और ये 3 दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आ रहा है। तो यानी हमारा ये जो सॉल्यूशंस है, हमारा ये जो आंसर है वो बिल्कुल ही सही है। बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी मेरे साथ पेन और कॉपी के साथ ही बैठे होंगे और इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees। 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कीमत है वो 50 रुपीज है। Whereas जबकि 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees। वहीं 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कीमत है वो 46 रुपीज है। Find the cost of 1 pencil and that 1 pen। तो एक पेंसिल और एक पेन की कीमत हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो लेट करते हैं बच्चों, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की x, एक पेंसिल की कीमत x रुपए है और एक पेन की कीमत क्या है? y रुपए। तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन we get 5 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है बच्चों? x, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 5x। 7 पेन्स, एक पेन का कॉस्ट y है तो 7 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? 7y इज इक्वल टू 50। ये आपका फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हुआ। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी गेट। बच्चों फिर से कहता है कि 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x, तो 7 पेंसिल की कीमत 7x, और 5 पेन्स 5y इज इक्वल टू कितना? 46। ये आपके हो गए सेकंड। अब इन दोनों से आपको कम से कम 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं जिसकी मदद से आप ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। आप किसी एक को लेकर जाएं तो आप लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब वहां पर y का वैल्यू पुट कीजिए और x का वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए y का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो 5 7 35, 50 में से 35 जाएंगे तो 15, और 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप दूसरा सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करेंगे, वो आपका वर्क आप करिए उसको। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप कर लिए होंगे। तो 7 की जगह पर आप y की जगह पर आप पुट कीजिए y 0, y की जगह पर अगर आप पुट करते हैं 0 तो 7 इंटू 0 तो ये पूरा टर्म 0, तो यहां बचेगा 50। तो 50 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या, 10। तो ये एक चलेंगे। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। बच्चों यहां पर भी सेम फंक्शन सेम काम करना है आपको, तो आप किसी एक को लेकर जाइए उधर। तो आप अगर लेकर जाते हैं 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, तो 5 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में तो आपको मिलेगा 46 माइनस 7x अपॉन क्या, 5। अब कम से कम आपको 2 सॉल्यूशंस चाहिए, तो अगर आप x की जगह पे पुट करते हैं 3 तो 7 3 21, 46 में से 21 जाएगा तो बचेगा 25 डिवाइडेड बाई 5 वी विल गेट 5। अब एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, दैट इज योर वर्क। वीडियो को पॉज करके आप फाइंड आउट करेंगे, उम्मीद कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं। चलिए x की जगह पर आप पुट कीजिए -2, तो 7 2 14 माइनस माइनस प्लस 14 और 46 ये हो जाएंगे 60 डिवाइडेड बाई 5 वी विल गेट व्हाट, 12। तो बच्चों अब इन दोनों की मदद से आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, और जहां भी ये लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं वहां से आप x और y पर 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए और इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कीजिए। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशंस हैं वहीं पर आपके लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए x का वैल्यू भी यहाँ 3, y का वैल्यू भी यहाँ 3, तो ये लाइंस दोनों यही इंटरसेक्ट करेंगे। ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये आपको खुद से करना है। तो यहां से क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, यानी द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी 3 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीज। दैट इज योर आंसर। ये आपको खुद से करके दिखाना है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, रेशियोज को कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमें बताना है कि कब लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। तो बच्चों टेबल में आप देखिए कि ये रेशियो अगर डज नॉट इक्वल हो तो इंटरसेक्ट, ऑल आर इक्वल तो ये कोइंसिडेंट, अगर a1 by a2 b1 by b2 इक्वल है बट डज नॉट इक्वल है c1 by c2 का, तो ये हो जाएंगे पैरेलल लाइंस। आइए इसके क्वेश्चंस को करके हम लोग देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इनके जो कोएफिशिएंट है उनको आप अलग कर लीजिए। तो यहां से a1 इसको आप कंपेयर कीजिएगा इसके साथ, तो आप देखेंगे कि a1 की वैल्यू, a1 की जगह पे जो वैल्यू है वो है 5, b1 की जगह पर आप देख रहे होंगे यहाँ प्लस में है लेकिन यहाँ माइनस में, तो आप लिखेंगे इसको -4। उसी तरह से c1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू -9। अब इनके रेशियो फाइंड आउट कीजिए। a1 by a2 इज इक्वल टू 5 by 7, b1 by b2 इज इक्वल टू -4 by 6। इसका सिंपल फॉर्म लिखिए तो 2 by 3, ये हो जाएगा -2 by 3।
एंड C1 by C2 का रेशियो देखिए तो ये मिलेगा 8 by -9। अब इनको कंपेयर कीजिए तो A1 by A2 का जो वैल्यू है वो 5 by 7 है, B1 by B2 का जो वैल्यू है वो -2 by 3 है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे सिंस A1 by A2 does not equal to B1 by B2। जब A1 by A2 does not equal to B1 by B2 पे तो लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। So hence lines are intersecting at a point। तो बच्चों लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर दो क्वेश्चंस हैं उसको आपको करना है बच्चों, अगर उसमें इक्वल आते हैं तो वो कोइंसिडेंट, दो इक्वल आया और तीसरा इक्वल नहीं हुआ तो वो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल। तो इसके अदर जो दो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो आपके लिए होमवर्क, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2। इन रेशियोज को कंपेयर कीजिए। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों अभी आप लोगों ने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होते हैं जब उसके कम से कम एक सॉल्यूशन हो, और ये इनकंसिस्टेंट होते हैं जब उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हो और कोइंसिडेंट हो तो इन दो केस में ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होंगे, और अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल के केस में ये क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। तो फिर से हमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरह वो सारा काम करना है और लास्ट में हमें पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको आप इन दोनों लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इसके साथ, इसके जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर करने के बाद A1 का जो वैल्यू मिलेगा वो 3, B1 का जो वैल्यू मिलेगा 2, वो 5 प्लस में इधर आकर माइनस में, तो इसका जगह वैल्यू मिलेगा आपको -5। A2 के प्लेस पे मिलेगा 2, B2 के प्लेस पे -3 और C2 के प्लेस पर मिलेगा -7। कंपेयर कीजिए बच्चों, तो 3 by 2, 2 by -3 और C1 by C2 का वैल्यू -5 by -7। बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर A1 by A2 का जो वैल्यू है वो 3 by 2 है, B1 by B2 का जो वैल्यू है वो 2 by -3 है। इट मींस ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस A1 by A2 does not equal to B1 by B2। और ये कंडीशन क्या बतलाता है कि लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। हेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो कम से कम उसके एक सॉल्यूशन होंगे। तो इस कंडीशन में ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट। That is, pair of linear equation are consistent। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे। बच्चों इसी तरह से आप अदर 2 क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इनके जो अदर क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कब ये कंसिस्टेंट है और कब ये इनकंसिस्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही लेकर आ रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियोस में इसके बाद के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको दूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सारे 3 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक ये मैथमेटिक्स आपका होगा नहीं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू बच्चों।